अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्या उसका फार्मूला होगा और क्या उसका एसआई यूनिट होगा और क्या वो स्केलर है, क्या वो वेक्टर है। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे। जब हम ये समझ लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सरफेस लेंगे। वो सरफेस क्या करेगा, चार्ज को इनक्लोज करेगा। जब वो चार्ज को इनक्लोज करेगा तो उस चार्ज को इनक्लोज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के थ्रू क्या होगा, ये भी हम ड्राइव करेंगे, इसको भी हम समझेंगे। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। फ्लक्स जो है लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है फ्लो, टू फ्लो, मतलब कोई चीज़ क्या हो, फ्लो हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एयर भी फ्लो होती है तो वो एयर का फ्लक्स होगा। करंट फ्लो होता है, करंट का फ्लक्स होगा। वाटर फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि वाटर का फ्लक्स होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो कि किसी गिवन एरिया में से फ्लो हो तो उसको फ्लक्स का कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करेगा। तो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स हम उसे कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो क्या हो, किसी गिवन एरिया में से फ्लो हो, गिवन एरिया में से पास हो, तो वहां पे जो है वो फ्लक्स का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक गिवन एरिया है। ठीक है, ये एरिया है। अब इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, फ्लो हो रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये गिवन एरिया है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो यहाँ पे जो डिस्कशन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होगी या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो है वो क्या होगी, डिस्कशन होगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगी कि किसी गिवन एरिया में से जब वो पास होंगी तो हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन वो क्या है, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। किसी सर्टेन एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्सेस जब वो पास होंगी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है एरिया पर। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी फील्ड लाइन वहाँ से क्या होंगी, ज़्यादा पास होंगी। जब फील्ड लाइन वहाँ से ज़्यादा पास होंगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, फील्ड लाइंस की डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। जितनी फील्ड लाइंस वहाँ से ज़्यादा पास हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी डेंसिटी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी फील्ड लाइंस की डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फ्लक्स भी क्या आएगा, ज़्यादा हमें मिलेगा वहाँ पे। तो फ्लक्स जो है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिफाइन हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, एक तो एरिया से आ रहा है और दूसरा जो है वो कहाँ से डिफाइन हो रहा है, वो दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट से जो है वो क्या हो रहा है, फ्लक्स डिफाइन हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिफाइन हो रहा है इन दो टर्म्स से, एक एरिया से, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो मैथमेटिकली हम इसको यूं डिफाइन करते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो डॉट प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, मतलब ई का, एंड वेक्टर एरिया का, ये वो एरिया है जो स्मॉल एरिया हम चूज करेंगे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली हम यूं लिखते हैं डेल्टा फाई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट हम करते हैं, बराबर किसके, ई डॉट डेल्टा है। डॉट को रिमूव करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगी, तो फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होगा, ई डेल्टा ए कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर हम इसको यूं भी लिखें, किस तरह से हम लिखें कि ई कॉस थीटा डेल्टा ए, ठीक है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें अब ई कॉस थीटा क्या है, इस फिगर के अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं पास हो रही है और ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस के सेंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस पर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो क्या होगा, हम वेक्टर एरिया की हम डायरेक्शन लेंगे। अगर इस एरिया की आप बात करें तो ये जो लेट्स सपोज ये सेंटर है इस पूरे सरफेस का, इस सरफेस से बाहर की तरफ, इस सरफेस से बाहर की तरफ हम क्या लेंगे, इस एरिया की डायरेक्शन को लेंगे। और इस फिगर में हम यूं सपोज करते हैं कि फील्ड लाइंस यूं पास हो रही हैं। ठीक है,
जब फील्ड लाइंस यूं पास हो रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस वेक्टर एरिया के दरमियान में क्या बनेगी, एंगल बनेगी। तो ये जो एंगल बन रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स हम बनाएंगे। तो जो कंपोनेंट्स हम लेंगे, अब ये जो है एक कंपोनेंट है, ये सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है, और ये जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरा कंपोनेंट होगा, ये जो रेड एरो आपको नजर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये जो कंपोनेंट है ये एरिया के पैरेलल है, लेकिन इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, जो कि रेड एरो आपको नजर आ रही होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, कीप इन माइंड परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट और इस वेक्टर एरिया का जो है, हम कहते हैं कि ये हमें जो है वो फ्लक्स को बताएगा, फ्लक्स को जो एक्सप्लेन करेगा। ये दो जो है बताएंगे, एक ये एरिया, ठीक है, वेक्टर एरिया, और दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर किसके, सरफेस के, ठीक है। तो ये आपके पास था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्केलर प्रोडक्ट के मुताबिक जो है इनका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जैसे कि ये प्रोडक्ट फ्लक्स हमें मिल रहा है तो ये क्या होगा, स्केलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या है, यूनिट हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है ये SI यूनिट है, किसका, SI यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें पता है कि डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, तीन फैक्टर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। ओरिएंटेशन क्या होगी, फील्ड के रिलेटिव। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल वर्ड में हम यूँ कहें कि जो थीटा होगी बिटवीन किसके दरमियान में, बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में जो एंगल होगी, इस एंगल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये तीन फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा। जब ओरिएंटेशन को हम चेक करें, फ्लक्स पॉजिटिव होगा जब एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगी। जब एंगल लेस देन 90 डिग्री होगी तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इस वाले केस में आप देखें तो ये जो एंगल है, ये एंगल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान में है और ये 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है। फ्लक्स जो है ज़ीरो है जब एंगल 90 डिग्री होगी। जैसे कि आप यूँ देखें, अगर फील्ड लाइंस यूँ पास हो रही हैं इस सरफेस में से, ठीक है, अब फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इस केस में जो है फ्लक्स ज़ीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो बराबर किसके है, E डेल्टा A कॉस 90 डिग्री हम रखेंगे तो कॉस 90 किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। तो E डेल्टा A जो है, जब इसकी वैल्यू हम ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फ्लक्स जो है नेगेटिव है कब, जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है। अब इस केस में देखें कि ये हमारे पास लेट्स सपोज ये सरफेस का, ठीक, और ये पूरी की पूरी एंगल जो है वो क्या है, इस 90 यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री, लेकिन इससे ज़्यादा है एंगल। तो इस केस में फ्लक्स जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जो एंगल 90 से लेकर 180 तक के दरमियान में जो भी एंगल होगी उसको कॉस थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे वो नेगेटिव आएगी। तो इस वजह से जो है फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। फ्लक्स मैक्सिमम होगा जब एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो। अब एंगल 0 डिग्री हो किसके दरमियान में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान में, ये वाला केस। मतलब फील्ड लाइंस यहाँ से इन हो, ठीक है, इस सरफेस में से, जब फील्ड लाइन इस सरफेस में से इस डायरेक्शन में होंगी तो सरफेस एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वो सेम है, दोनों पैरेलल है, तो एंगल क्या आएगी, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा E डेल्टा A कॉस 0 डिग्री हम रखेंगे तो कॉस 0 बराबर होता है 1 के, और 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो E डेल्टा A हमें आंसर मिलेगा। अब ये फ्लक्स मैक्सिमम है और पॉजिटिव भी है। तो इस ओरिएंटेशन को हमने देखा कि और सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान में जो एंगल है वो भी मैटर रखती है कि वो सरफेस की या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है आपस में क्या डायरेक्शन होगी, क्या उनकी क्या होगी, ओरिएंटेशन होगी, ठीक है। अब ये हमने समझ लिया कि फ्लक्स
क्या होता है, फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, और फ्लक्स की जो है ओरिएंटेशन से क्या फ़र्क पड़ता है फ्लक्स पर। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब आगे जो है हम एक सरफेस लेंगे, और वो सरफेस हमने कंसिडर किया है कि वो सरफेस हमने एक स्फीयर लिया है। अब इस स्फीयर के सेंटर पे हमने एक चार्ज रखी है। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पूरे सरफेस से एवरी डायरेक्शन में आउटवर्ड होगी। ठीक है, इधर भी होगी, इस डायरेक्शन में भी होगी, इस डायरेक्शन में भी होगी, इस डायरेक्शन में भी होगी। एट एवरी पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि एक स्फीयर ने अपने सेंटर पे चार्ज रखी है। अब इस स्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स को हमें निकालना है। उस फ्लक्स को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है जब चार्ज उस स्फीयर के सेंटर पर हो। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि इस पूरे स्फीयर को स्मॉल पार्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन स्मॉल पार्ट्स के अंदर क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। फिर हम जो है कोई एक पर्टिकुलर एरिया हम चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और एरिया की डायरेक्शन भी क्या होगी, यहाँ पे बाहर की तरफ होगी। अब ये एक एरिया है, लेकिन जब हम ये दूसरा वाला एरिया हम अगर चूज़ करें तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स देखें तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा वो ठीक इससे बाहर की तरफ होगा, सरफेस एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें वो भी बाहर की तरफ होगी। अगर ये वाला जो है स्मॉल सरफेस हम चूज़ करें तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें तो वो फ्लक्स किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सरफेस एरिया दे, सरफेस एरिया बाहर की तरफ। ठीक है, एरिया की डायरेक्शन इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी बाहर की तरफ होगी। तो हर पॉइंट पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान में जो एंगल होगी वो क्या होगी, 0 डिग्री होगी। ठीक है, ये हमें जहन में रखना है। जैसे कि मैंने इस सरफेस को इस शेप के अंदर मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, एग्जैक्टली जो मैंने अभी समझाया है इसमें भी वही सेम है। तो कोई एक सरफेस आप लें, एक छोटा सा सरफेस लें। अब इस पर जब एरिया की डायरेक्शन होगी वो आपके पास बाहर होगी, सरफेस एरिया की डायरेक्शन, क्योंकि चार्ज सेंटर पर है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। तो एंगल जो है यहाँ पे क्या रहेगी, 0 डिग्री रहेगी। अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें इस एक पार्ट का तो वो फ्लक्स किसके बराबर होगा, वो फ्लक्स बराबर होगा इसके। ठीक है, ये डेल्टा फाई, आप इसको फाई कंसिडर करें। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं, सिर्फ एक पार्ट नहीं है। अब ये जो फ्लक्स है ये सिर्फ एक पार्ट हमने जो चूज़ किया, जो हमने पेज जितने पार्ट्स में हमने इस पूरे स्फीयर को डिवाइड किया, अब उसका हमने एक पार्ट लिया और उस एक पार्ट का ये फ्लक्स है। लेकिन यहाँ पे हमने बहुत सारे पार्ट्स किए हैं इस पूरे स्फीयर के, तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, फाई ई बराबर सम ऑफ फ्लक्स ऑफ ऑल पार्ट्स। जितने भी पार्ट्स होंगे उन सारे पार्ट्स के फ्लक्स को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा फाई किसके बराबर है, ई डॉट डेल्टा ए के। ये मैंने रख दिया, डॉट को रिमूव करें तो कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री होगी हर पॉइंट पर। ये हमने थोड़ी देर पहले हमने इसको समझा, एंगल हमें क्या रखनी है, 0 डिग्री रखनी है। जब एंगल 0 डिग्री रखेंगे तो ये कॉस 0 जो है, कॉस 0 डिग्री बराबर आता है 1 के। कॉस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 के, तो इस कॉस थीटा की जगह पर हम 1 रखेंगे। तो कॉस 0 डिग्री 1, तो मैंने 1 रख दिया यहाँ पे। 1 इस पूरे ई डेल्टा ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है। यह एवरी डायरेक्शन में जो है वो क्या होगी, सेम होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, एक जैसी है हर पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप बाहर लेकर आएँ सम से। ठीक है, तो फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, ई सम ऑफ डेल्टा ए। अब सम ऑफ डेल्टा ए ये किसका एरिया, किसका सम में है। ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है। जितने भी हम पार्ट्स करेंगे, ठीक है, लेट्स सपोज ये स्फीयर है। अब स्फीयर के मैं समझ रहा हूँ मैंने जो है वो 50 पार्ट किए हैं। ठीक है, ये स्फीयर है और स्फीयर के हमने कितने पार्ट्स हमने किए हैं, 50 पार्ट्स किए हैं।
अब 50 पार्ट्स का जो एरिया होगा उन सारे एरियाज को सम करेंगे, लेकिन वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा उतना ही जितना इस पूरे स्फीयर का एरिया है। आप इस स्फीयर को 100 पार्ट्स में आप क्या करें? डिवाइड करें, 1000 पार्ट्स में डिवाइड करें। लेकिन जब इन पार्ट्स का एरिया को आप क्या करेंगे? सारे पार्ट्स के एरिया को आप सम करोगे, वो बराबर तो इस स्फीयर के एरिया के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये जो सम है, ठीक है, सम ऑफ जो है वो डेल्टा ए है, ये स्फीयर का हमने स्फीयर चूज किया है, स्फीयर के एरिया के बराबर आएगा। तो हमारे पास जो है वो फ्लक्स किसके बराबर होगा? जो फ्लक्स बराबर होगा E 4 पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि सम ऑफ जो है डेल्टा ए वो जो जितने भी हमने इसके ऊपर पार्ट्स किए सारे पार्ट्स का जो एरिया है वो एरिया क्या हुआ? इस स्फीयर के एरिया के बराबर हुआ। तो स्फीयर का एरिया जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से जो कि यहाँ पे सेंटर पे मौजूद है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो हमें पता है किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप क्या करें? इस ई की जगह पर ये रख दें, तो फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये 4 पाई आर स्क्वायर वही सेम, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, बाकी क्या बचेगा? एक क्यू बचेगा और दूसरा एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर हुआ? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब ये हमें क्या बताना चाह रहा है? ये इक्वेशन हमें बताना चाह रही है कि जो टोटल फ्लक्स होगा इस पूरे क्लोज सरफेस की वजह से, ये जो क्लोज सरफेस हमने चूज़ किया है एज अ स्फीयर के फॉर्म में, तो जो स्फीयर के फॉर्म में हमने एक क्लोज सरफेस हमने क्या किया? चूज़ किया। इसका जो टोटल फ्लक्स है, किस वजह से टोटल फ्लक्स? ये जो चार्ज सेंटर पर रखी हुई इस वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या करेगा? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो है जो टोटल चार्ज इसके अंदर रखी हुई है इस सरफेस के, उसके बराबर होगा। तो टोटल फ्लक्स जो है वो किसके बराबर है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। क्यू टोटल चार्ज है कि कितनी चार्ज इस स्फीयर ने अपने अंदर इनक्लोज की है। कीप इन माइंड, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ इसको, कि कितनी चार्ज इस स्फीयर ने अपने अंदर क्या की है? इनक्लोज की है। उसको डिवाइड किया जा रहा है किससे? एप्सिलॉन नॉट से, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। अब इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही हैं इस स्फीयर से, क्योंकि फ्लक्स है ना, फ्लक्स को हम क्या कह रहे थे कि फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि पास हो रही हैं इस स्फीयर में से, वो प्रोपोर्शनल किसके? प्रोपोर्शनल किसके? टोटल चार्ज के। जो टोटल चार्ज इस स्फीयर ने अपने अंदर क्या किए? इनक्लोज किए। और इस इक्वेशन को कहा जाता है गास लॉ। ठीक है, तो ये गास लॉ भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो ये जो इक्वेशन है ये गास लॉ की इक्वेशन है। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।